नमस्कार सभी को। देखिए नेक्स्ट क्लास है यहाँ पर, अभी नॉन फाइनाइट चल रहा है। नॉन फाइनाइट का सेकेंडरी पॉइंट है जिसे बोलते हैं जीरंड। ये इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीरंड जो होता है। कंफ्यूजन भी बनता है इसमें स्टूडेंट्स को, ये होता क्या है। देखो जीरंड एक ऐसी कैटेगरी है जो सेंटेंस में नाउन का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन टेक्निकली ये नाउन होता नहीं है, ये बनाया हुआ नाउन होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा बॉय, तो बॉय तो नाउन ही होता है, सबको पता है बॉय नाउन होता है, या गर्ल गर्ल एक नाउन होता है। ये वर्ड है जो नाउन ही होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कोई वर्ब है सेंटेंस के अंदर और हमें इस वर्ब को नाउन बनाना पड़े, तो वर्ब का नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल कर देते हैं, वो नाउन बन जाता है। लेकिन इसे नाउन नहीं कह सकते। ये तो बॉय गर्ल, ये तो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर किसी एक्ट को नाउन की तरह यूज किया जाए, किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए, वो किसी का नाम नहीं है, ना वो आदमी का नाम है, ना वो प्लेस का नाम है, ना जगह का नाम। वो एक एक्शन है, एक वर्ब है, और उस वर्ब को हम किसकी तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं। तो आईएनजी उसमें लगाना होता है, और इसी आईएनजी का नाम होता है जीरंड। यानी नाउन दो तरह से हो सकता है, एक तो वो नाउन हो सकता है, एक वो जीरंड हो सकता है। दोनों ही एक टाइप से नाउन होते हैं। बस नाउन एक नेम है प्लेस का, पर्सन का, किसी भी चीज का, और जीरंड एक वर्ब का बनाया हुआ नाउन होता है। अगर किसी वर्ब को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो वो जीरंड कहलाता है। तो जीरंड टेक्निकली क्या होता है, जीरंड किसी वर्ब में आईएनजी की वो स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी वर्ब को सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल करना पड़े तो उस कैटेगरी को बोलते हैं जीरंड। बड़ा सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या क्या है। तो बड़ा सीधा सा तरीका को समझने की कोशिश करना। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ। ये जो आईएनजी होता है, इसका हिंदी मीनिंग निकल के आता है ना, नी, ने। जिसमें कहो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक क्या है, धूम्रपान करना, तो वहां पड़ जाएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे गाने गाना एक अच्छी हैबिट है, तो सिंगिंग सॉन्ग्स इज अ गुड हैबिट। तो लैंग्वेज को समझिए, हिंदी मीनिंग क्या था, नानी ने, गीत गाना, घूमने जाना, वॉक करना, नानी ने की सेंस होती है, वो जीरंड होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीरंड की जरूरत कहां पे होती है सेंटेंस के अंदर। तो इसकी जरूरत, इसको समझे। देखो जीरंड की जरूरत वहीं है जहां एक नाउन की जरूरत है। जहां सेंटेंस में नाउन होना चाहिए, अगर वहां एग्जामिनर नाउन की जगह पे वर्ब लगा देगा तो वहां पे जीरंड इंक्लूड हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कहां कहां पे जीरंड की जरूरत है, कहां कहां पे नाउन की जरूरत है। तो जहां नाउन की जरूरत है वहीं जीरंड आ जाएगा। तो नाउन की जरूरत कहां पे, पहले उसको समझिए। तो देखिए नाउन की जरूरत होती है सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद। बेसिकली अगर सेंटेंस में कहीं कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में टेक्निकली नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। लेकिन एग्जामिनर अगर यहाँ पे वर्ब लिख दे तो आपको उसका नाउन बनाना पड़ेगा आईएनजी लगा के। ये प्रीपोजिशन के बाद जीरंड की जरूरत बनती है। तो फिलहाल मैं नाउन की ही बात कर रहा हूं कि नाउन की जरूरत आपको कहां कहां पे पड़ती है। दूसरी चीज, आज ये ऊपर वाले पता नहीं क्या ठोका पिटी कर रहे हैं भैया, ठक 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 ठक, इनको खून पी गए। एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में नाउन की जरूरत पड़ती है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी, एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में, पढ़ रखे होंगे ना आपने। एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो उसकी जगह पे आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर सब्जेक्ट बनाना है तो नाउन बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है तो वो भी नाउन प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन आएगा। समझिए इस पॉइंट को। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जहां पे तुम्हें नाउन की जरूरत पड़ती है। कहां पे, प्रीपोजिशन के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो केसेस होते हैं वहां पे तुम्हें नाउन की जरूरत होती है। तीसरा एक और चीज लिख देता हूं यहां पे, अगर पजेसिव केस है, हालांकि बिल्कुल वैसी कैटेगरी जैसे एडजेक्टिव आ गया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं सब। अगर पजेसिव केस है तो इसके साथ भी सेंटेंस में आपको नाउन की जरूरत पड़ जाती है, और इस पजेसिव केस को एडजेक्टिव की फॉर्म में कहते हैं। अब अगर इस जगह पे सेंटेंस में नाउन ना के वर्ब आ जाए तो हमें उस वर्ब का नाउन बनाना पड़ जाएगा। जिससे कि समझिए, मान लीजिए एक सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस बोला, आई लाइक टीच। मैंने कहा आई लाइक टीच,
मुझे पढ़ाना पसंद है तो मैं पसंद करता हूँ लाइक, क्या पसंद करता हूँ ये चीज, तो क्या का आंसर मिल रहा है, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ ये चीज, और क्या का आंसर तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन लिखा है, वर्ब लिखी हुई है, तो मुझे इस वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरन बन जाएगा यहाँ पे आई लाइक टीचिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो हम टू टीच भी कर सकते थे, आई लाइक टू टीच भी तो किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसका पॉइंट थोड़ा सा बदल जाएगा। एक आई लाइक टीचिंग, एक है आई लाइक टू टीच। दोनों चीजों में फर्क समझाऊंगा, क्योंकि इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है। जो इन्फिनेटिव पढ़ा था उसमें पॉइंट समझाता है, इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है और जीरेंड भी नाउन का काम करता है, लेकिन दोनों के नाउन का काम करने में फर्क होता है। जीरेंड कब नाउन बनता है, इन्फिनेटिव कब नाउन बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल पॉइंट को समझने की कोशिश करो एक बार। हम इन्फिनेटिव और जीरेंड जब देखेंगे तब उसमें डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल प्रीपोजिशन के साथ नाउन चाहिए, एडजेक्टिव के साथ नाउन चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन चाहिए, पॉजेसिव केस के बाद में नाउन चाहिए। और जहां पर नाउन चाहिए वहां अगर सेंटेंस में कोई वर्ब आ गई तो उस वर्ब का आपको नाउन बनाना पड़ेगा जीरेंड बना के। ये समझ जाएंगे आप लोग। दूसरी चीज, जब जीरेंड हम लोग पढ़ेंगे तो जीरेंड में आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब ये 3 चीजें क्या, उसको समझ लीजिए। जो मैंने अभी बताया था 4-5 पॉइंट के, इन्फिनिट प्रीपोजिशन के बाद, एडजेक्टिव के बाद, वो सारी चीजें इन 3 पॉइंट के अंदर में पढ़नी है। हमें एग्जाम निकालना है, हमें बहुत बड़ी नॉलेज तो गेन करनी नहीं है कि हमें फिलोसोफर बनना है, अंग्रेजी का प्रचंड विख्यात पंडित बनना है, वो तो हमें बनना नहीं है, वो पॉसिबल आपके सिनेरियो में नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कंपटीशन निकालना है, और कंपटीशन निकालने के लिए हमें ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क पे जाना पड़ेगा, टेक्निक समझनी पड़ेगी। तो टेक्निक में क्या है, जीरेंड में ये 3 चीजें याद रखना, याद रख लेना, रट लेना दिमाग में हमेशा, बार बार रिपीट करके, जैसे भी तुम्हें याद रखना। 3 चीजें हमेशा याद रखना। किस तरह से कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे इंग्लिश के अंदर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद सेंटेंस में कुछ सटीक प्रीपोजिशन आती है। वही पॉइंट जो मैंने बताया था, प्रीपोजिशन के बाद नाउन होता है, और इस प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तुम कितनी प्रीपोजिशन रटे, एग्जाम में कुछ लिमिटेड चीजें हैं तो समझना, जिनके साथ एक क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद एक प्रीपोजिशन आएगी, उस प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आएगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ नाउन नहीं लिखेगा, वो यहाँ पे वर्ब लिख देगा। तो आपको इस वर्ब में आईएनजी यूज करना है। तो या तो नाउन लगाइए या वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना आपको, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे जिनके बाद सेंटेंस में टू इस्तेमाल होगा, टू। अच्छा, ये चीज मैं आपको पीपीटी में दूंगा, ये वर्ड्स मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको पीपीटी फॉर्म में उसके एक वीडियो बना दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरे जीरेंड के सारे टॉपिक आ जाएंगे, वो पीपीटी फॉर्म में मैं उसको लिख के दे दूंगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद टू आएगा। अच्छा, ये टू के साथ वर्ब मत सोचना, क्योंकि ये रटने पड़ेंगे। ये वाले वर्ड्स ऐसे हैं जिनका टू आता है, ये टू सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ही काम करेगा। और जब प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर लिखेगा वर्ब, और जैसे वर्ब लिख के आपको लिखना पड़ेगा उसमें आईएनजी। और तीसरा, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें याद करने हैं जिनके बाद सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ना कोई टू आएगा ना कोई दूसरी प्रीपोजिशन आएगी, इसमें डायरेक्ट नाउन आएगा। और अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो उसमें आपको आईएनजी ही लिखना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। इसमें सभी पॉइंट्स आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी मान लीजिए, वो तो एक अलग पॉइंट है, बता दूंगा उसको। पॉजेसिव केस वाला पॉइंट भी यहीं से निकल के आएगा, लेकिन पहले आपको ये 3 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद जीरेंड बनना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें टू प्रीपोजिशन का काम करेगा, उसके बाद जीरेंड बनना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डायरेक्ट नाउन आएगा, उसके बाद जीरेंड बनना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटे छोटे पॉइंट आज बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी पीपीटी फॉर्म में आपको दे दूंगा, पीडीएफ बना के। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज आपकी क्लास में समझा रहा हूँ इन चीज़ों को कैसे कैसे करना है। ठीक है, थोड़े थोड़े से पॉइंट बताऊंगा, सारे नहीं, सारे बताऊंगा किसमें। जो पीपीटी फॉर्म आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास इसी के साथ में, वहाँ पर आपको रिटन में सारा मिल जाएगा, वहाँ पे हिंदी मीनिंग सब समझा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े थोड़े से वर्ड्स देख लीजिए इसके। जैसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ में प्रीपोजिशन आता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना। जैसे एक वर्ड होता है डिसवेड फ्रॉम, ये सब वर्ड्स लिखे मिल जाएंगे आपको वहां पे। डिसवेड के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा, डिसवेड फ्रॉम, ये रटना पड़ेगा फ्रॉम। अब इसके बाद जो वर्ब होती है उसमें आपको आईएनजी बनाना पड़ता है। डिसवेड का मतलब होता है जब किसी चीज से आप मना कर देते हैं, विचार बदल लेते हैं, मन बदल लेते हैं, उसे डिसवेड बोलते हैं। जैसे सेंटेंस समझिए, मैंने कहा आई हैव
डिसवेडेड टू अटेंड द मीटिंग। आई हैव डिसवेडेड टू अटेंड द मीटिंग। अब यहां पे आपने वर्ड यूज किया डिसवेड। अगर ये तुम्हें वर्ब याद है, डिसवेडेड सॉरी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, अगर ये वर्ब तुम्हें याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसलिए इस चीज को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपने बोला आई हैव डिसवेडेड, और डिसवेडेड मैंने विचार बदल लिया। क्या विचार बदला, क्या मन बदला मैंने अपना? भाई मीटिंग नहीं करनी, मीटिंग अटेंड करने से विचार बदल लिया। तो ऐसी कंडीशन में टू अटेंड नहीं चलेगा, इसके साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन चलेगी फ्रॉम। डिसवेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, ये रटना। और फ्रॉम के बाद जो वर्ब आती है वो आ ही नहीं सकती। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो मुझे इसका नाउन बनाना पड़ेगा इस वर्ब का, आईएनजी लगा के, आई हैव डिसवेडेड फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग। अब ये रटना पड़ेगा, डिसवेड के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है, वरना आप उसमें टू प्लस वर्ब ले जाएंगे। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। मेरा दोस्तों जैसे तो वर्ड होता है डिसवेड फ्रॉम, एक ऐसी होता है एब्स्टेन फ्रॉम, एक होता है रेफ्रेन फ्रॉम। एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, रुकना, हटना, और रेफ्रेन भी रुकना हटना होता है। फर्क ये होता है कि अगर तुम किसी वस्तु से बचते हो, ये बचने की सेंस होती है किसी वस्तु से, तो वस्तु से बचने के लिए एब्स्टेन फ्रॉम आता है। और अगर किसी हैबिट से तुम्हें बचना है तो हैबिट से बचने के लिए रेफ्रेन फ्रॉम आता है। जैसे गाली देना वस्तु नहीं है, हैबिट है, तो यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम, फ्रॉम आएगा फिक्स होगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम आईएनजी। लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हें ड्रग्स से बचना चाहिए, ड्रग्स लेने से बचना चाहिए, ड्रग्स एक वस्तु है, प्रोडक्ट है, तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स, या यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रग्स। तो लैंग्वेज समझना है, एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, जैसे और होते हैं। और देखिए एम एट, जो किस चीज पे आप अपने लाइफ का उद्देश्य बना लेते हैं वो एम एट होता है, एम एट। ऐसी एक वर्ब आपने सुनी होगी इंसिस्ट ऑन, हमेशा ऑन चलता है इंसिस्ट के साथ में, इंसिस्ट ऑन, या परसिस्ट इन, या असिस्ट इन। या एक वर्ड सुना होगा आपने फॉन्ड ऑफ, या इन द हैबिट ऑफ, हेजिटेट इन। इस तरह से वर्ड्स होते हैं आपके, आपने चेक कर लेना। या डेटर फ्रॉम, बहुत सारे वर्ड इसमें आते हैं, डेटर फ्रॉम। तो एक्सेट्रा जो वर्ड्स हैं, etc जो भी हैं इसमें, आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक सटीक प्रीपोजिशन सेंटेंस में यूज होता है, वो प्रीपोजिशन आपको याद होना चाहिए। और उस प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब होगी वहां वर्ब यूज नहीं करना, जो भी वर्ब होगी वहां पे क्या आएगा? आपको नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा या जीरेंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई वर्ब है तो उसका जीरेंड बना दो। तो ये प्रीपोजिशन पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट्स कहां से मिलेंगे आपको? इससे जो अगली क्लास है उसमें मैं पूरा का पूरा पीपीटी बना दूंगा, उसमें जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मेरे से 20, 30, 40, 50 जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको उस फॉर्म में मिल जाएंगे। वहां से उनके मीनिंग समझा दूंगा, सारे प्रीपोजिशंस उसमें बता दूंगा। लेकिन आपको ये प्रीपोजिशंस याद होने चाहिए, ये इसका पहला पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाया इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट जीरेंड में क्या है कि यहां आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे जिनमें सेंटेंस में टू आता है। अच्छा, बच्चा क्या सोचता है? तो टू के साथ तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, वो इसे इन्फिनेटिव मान जाता है, जबकि इन वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए, टू होता है कई बार तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। अगर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू इस वर्ब से अलग नहीं है, ये वर्ब का ही एक पार्ट है, ये इन्फिनेटिव। लेकिन कई बार टू क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन का मतलब वर्ब से नहीं है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन से। आप समझ रहे हैं ना? तो एग्जामिनर क्या करता है? आना तो ये है प्रीपोजिशन, आना चाहिए नाउन, लेकिन वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले देता है, तो बच्चे को वो यहां पर ये दिखा देता है। बच्चा सोचता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वैसे ये वाला पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। टू वर्ब का भी पार्ट है और टू आपका प्रीपोजिशन भी है। तो अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आएगा नाउन। तो पता कैसे चलेगा? ये वर्ड्स याद कीजिएगा, इनके साथ जो टू होगा वो इस वर्ब का पार्ट नहीं होगा, एक्चुअली प्रीपोजिशन ही होगा।
तो इसके बाद में आपको वर्ब लिखना ही नहीं है। क्या लिखना है? नाउन लिखना है, या फिर आपको जीरेंड लिखना है। सिंपल सी पॉइंट होता है। तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कौन से वर्ड्स यहां पे होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है accustomed, इसके साथ अगर टू लिखा है, जो कि आएगा ही आएगा, तो ये टू प्रीपोजिशन का काम करेगा। एग्जाम्पल accustomed टू वर्ब लिख देगा, जो कि गलत। आपको क्या करना है? आईएनजी करना है। जैसे और देखो, एवर्स के बाद भी टू आता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी टू आता है। जैसे इम्यून टू, एडिक्टेड टू, ये सारे नहीं बता रहा हूं मैं, बेसिक से पॉइंट समझा के चल रहा हूं। लुक फॉरवर्ड टू एटसेट्रा, इनके साथ सेंटेंस में एग्जामिनर क्या करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू get a good news. I am looking forward to get a good news. मैंने बोला I am looking forward to। अब ये जो to है ये get का पार्ट नहीं है, ये to look forward का पार्ट है। ये बच्चा क्या सोचता है to get वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते to के साथ, तो एक्चुअली to का मतलब इससे है ही नहीं। इस to का रिलेशन तो look forward के साथ है। तो इस to को मानेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? नाउन। हमने क्या लिखा? get। get होती है वर्ब, तो get नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? getting। I am looking forward to getting a good news. To get नहीं, getting। सोर्स सेंटेंस देखो इसमें, देखिए she will be addicted to take painkillers। she will be addicted to take painkillers, हमने यूज किया she will be addicted to take। अभी to take हो ही नहीं सकता, ये टू टेक नहीं है, ये टू एडिक्टेड के साथ जुड़ा है, ना कि टेक के साथ। अब ये आपको रटना पड़ेगा कि एडिक्टेड के साथ जो टू होता है वो एडिक्टेड के साथ होता है, ना कि टेक के साथ होता है। अगर ये टेक के साथ होता तो इन्फिनिटिव होगा, फिर इससे मतलब नहीं होता इसका, वहां फाइनाइट नॉन फाइनाइट चक्कर चलता। तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में टेक नहीं आएगा, आपको यहाँ पे नाउन बनाना पड़ेगा टेकिंग। शी विल बी एडिक्टेड टू टेकिंग पेन किलर्स। शी विल बी एडिक्टेड टू टेकिंग पेन किलर्स। और सेंटेंस देखिए, ये कर लेंगे इस पॉइंट को आप लोग। अब ये सीट आपको मिल जाएगी जब हम सेंटेंसेस करेंगे या वर्ड्स चेक करेंगे। ये रटने बहुत जरूरी है, याद करने बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है इन वर्ड्स को याद। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है जीरेंड, यहाँ जितने वर्ड्स ये याद कर सकते हैं उतना याद कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ एक प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद जीरेंड आएगा। दूसरा पॉइंट है कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके अंदर टू आता है, फिर जीरेंड आता है। और ऐसे तीसरा पॉइंट, यहाँ आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके बाद सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आता, डायरेक्ट नाउन आता है। एग्जाम्पल लिखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो आता ही नहीं है। अब एग्जाम्पल लिखेगा वर्ब, तो आपको क्या करना है? उसमें आईएनजी यूज करना है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सिंपल वर्ब लिखा होगा अपने लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, वर्थ, एंटिसिपेट, प्रेफर, डेफर, पोस्टपोन, एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें भी। ये वर्ड्स भी आपको शीट में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, पीपीटी में। ये कल की क्लास में आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो, उसका एक इंट्रोडक्शन लो कि होता क्या है। बस आपको अगर ये वर्ड्स याद कर लेना, आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ का प्रीपोजिशन, कुछ के साथ डायरेक्ट आएगा आईएनजी या नाउन, और कुछ में टू लग के आएगा। अगर ये पॉइंट आपने याद कर लिया तो जीरेंड हो जाएगा। जीरेंड में इधर उधर मत भागे कि जीरेंड को पढ़ेंगे बहुत बड़े तीर मारेंगे ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने होते हैं। इनमें क्या करता है एग्जामिनर को, डायरेक्ट ना लिख के तो टू प्लस वर्ब लिख देता है। जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने सेंटेंस कहा he prefers to take coffee। अब हमें लगता है सेंटेंस ठीक है, he prefers to take coffee, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा प्रीफर के बाद में डायरेक्ट नाउन आता है, ना कि इन्फिनिटिव आता है। तो आपको बोलना पड़ेगा he prefers taking coffee।
उसे कॉफी पीना पसंद है, वो कॉफी पीने को प्रेफरेंस देता है, ही प्रेफर्स टेकिंग कॉफी। जैसे और देखिए, he hates to smoke, he hates to smoke, उसे स्मोकिंग करना पसंद नहीं, नफरत करता है स्मोकिंग करने से, स्मोक करने से। अब हेट जिससे भी आप नफरत करते हैं तो टू प्लस वर्ब यूज नहीं करना, सिंपल यूज होता है he hates smoking। हालांकि यहां आपको कंफ्यूजन बन जाता है कई बार, कि कई बार इन्फिनेटिव और जीरेंड में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हेट के साथ कुछ कहते हैं टू प्लस वर्ब आता है, कुछ कहते हैं आईएनजी आता है। ये चीजें डिस्कशन होनी है हमारे इस पॉइंट में आगे। तो जीरेंड में बहुत ज्यादा सीखने के लिए नहीं है, जीरेंड कंप्लीटली याद करने का टॉपिक है। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन में आज आपको दे रहा हूं। 3 पॉइंट तो आपको ये वर्ड्स याद करने हैं कि कौन कौन से वर्ड के साथ में सेंटेंस में जीरेंड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो आप इस चीज को याद कीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें मैं बताता हूं क्या क्या है जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को 3 रेशो में बांट सकते हैं हम लोग। एक 80%, एक 10% क्वेश्चंस होते हैं और फिर एक 10% क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं वर्ड्स में से पूछे जाते हैं जो आपने याद करने हैं, जो आपको याद होने चाहिए। कौन से 3 वर्ड बताए थे? कुछ के साथ प्रीपोजिशन आता है, कुछ के साथ टू आता है, कुछ के साथ कुछ नहीं आता है। आपने अगर ये वर्ड याद किए तो 80% क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं वर्ड्स में से आएंगे, इसलिए इन पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10% चांस है कुछ क्वेश्चन आने के, ये होता है पजेसिव केस के क्वेश्चन होते हैं। इसे पजेसिव केस के क्वेश्चंस होते हैं कि 10% चांसेस होता है कि पजेसिव केस वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, इन वर्ड्स को फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट, फिर हम पजेसिव केस की बात करेंगे। 10% क्वेश्चंस आते हैं पर आते हैं। और तीसरा पॉइंट, हम लोग कंफ्यूज होते हैं इन्फिनेटिव वर्सेस जीरेंड, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। मीनिंग सेम निकल के आते हैं, क्योंकि देखो ये भी नाउन का काम करता है, ये भी नाउन का काम करता है, दोनों में फर्क होता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं पर बहुत कम चांस है, 10% इसके चांस होते हैं, 10% इसके चांस होते हैं। लेकिन दोनों पॉइंट्स हमें करने पड़ते हैं। तो 3 पॉइंट हमें जीरेंड में पढ़ने हैं। एक तो ये वर्ड्स याद करने हैं, जो मैं कल से क्लास में पीपीटी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक आपको पजेसिव केसेस पढ़ने हैं, एक इन्फिनेटिव और जीरेंड का एक कंपेयर करना है कि कहां पे इन्फिनेटिव सही है, कहां पे जीरेंड सही है। तो 3 तरह से जीरेंड पढ़िए, बाकी और सरदर्दी मत पालिए, जीरेंड इतना ही होता है। छोटा सा पॉइंट है, तो कल की क्लास देखिए, कल में पीपीटीज मिलेंगी इसमें, वहां से इस चीज को स्टडी करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम कल। ये इंट्रोडक्शन था इसका, तब तक के लिए धन्यवाद।